मार्क जुकरबर्ग दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। वो डोब्स फेरी, न्यूयॉर्क नाम के एक छोटे से शहर में पले बढ़े। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें कंप्यूटर्स से बहुत लगाव था। जब उनके दोस्त वीडियो गेम्स खेलते थे, मार्क उन्हें बनाना चाहते थे। उनके डेंटिस्ट पिता ने इस जुनून को देखा और उसे बढ़ावा दिया। उन्होंने मार्क को अटारी बेसिक नाम की एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोड करना सिखाया। ये पहली चिंगारी थी। इसने उनके अंदर एक आग जला दी। प्रोग्रामिंग की दुनिया उनके दिमाग के लिए एक खेल का मैदान थी, एक ऐसी जगह जहां वो जो चाहें बना सकते थे। वो कुछ बहुत बड़ा बनाने की नींव रख रहे थे, भले ही उन्हें तब पता न हो। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका इंटरेस्ट और बढ़ता गया। मिडिल स्कूल में उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसे उन्होंने जकनेट कहा। यह उनके परिवार और उनके पिता के डेंटल ऑफिस के लिए एक सिंपल मैसेजिंग सिस्टम था। जब तक वो प्रतिष्ठित फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी में हाई स्कूल पहुंचे, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थीं। वो एक प्रोग्रामिंग प्रोडिजी थे। उन्होंने सिनैप्स मीडिया प्लेयर नाम का एक म्यूजिक प्लेयर बनाया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यूजर की सुनने की आदतों को सीखता था। माइक्रोसॉफ्ट और एओएल जैसी बड़ी कंपनियों ने इसे खरीदने की कोशिश की। उन्होंने मार्क को जॉब भी ऑफर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके दिमाग में एक अलग रास्ता था। वो कॉलेज जाना चाहते थे और अपनी तरह से चीजें बनाना जारी रखना चाहते थे। बड़े पैसे और एक हाई प्रोफाइल जॉब को मना करने का ये फैसला उनके कैरेक्टर की निशानी था। वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो एक विजन और कुछ बनाने की इच्छा से प्रेरित थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कुछ सबसे ब्राइट माइंड्स थे। वो 2002 की पतझड़ में कैंपस पहुंचे, अपनी कोडिंग स्किल्स और एक अटूट जिज्ञासा के साथ। डोब्स फेरी का शांत बच्चा अब दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक में था, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे जो सब कुछ बदल देगा, न सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सब के लिए। सिलिकॉन वैली जाना चुनौतियों की बस शुरुआत थी। कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसे मैनेज करना लगभग नामुमकिन था। उनके पास लगातार सर्वर स्पेस की कमी हो रही थी। हर दिन नए यूजर्स के साइन अप करने की वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। छोटी टीम को 24 घंटे काम करना पड़ता था, सिर्फ नए फीचर्स जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सर्विस को ऑनलाइन रखने के लिए भी। ये दौर मूव फास्ट और ब्रेक थिंग्स की कल्चर से डिफाइन किया गया था। उन्हें लगातार इनोवेटिव और गलतियां करने के लिए तैयार रहना पड़ता था, ताकि वो अपनी खुद की कामयाबी की अविश्वसनीय गति से बच सकें। हर दिन एक नया संकट और एक नया मौका होता था। जैसे जैसे फेसबुक बढ़ा, वैसे वैसे कानूनी लड़ाइयां भी बढ़ीं। सबसे फेमस चुनौती विंकलेवॉस जुड़वां, कैमरून टायलर और दिव्या नरेंद्र से आई। उन्होंने उन पर केस कर दिया, और उसके बाद की कानूनी लड़ाई बहुत तीखी और पब्लिक थी। इसने कंपनी की नींव को ही कमजोर करने की धमकी दी। सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक 2006 में न्यूज फीड का बनना था। इससे पहले आपको हर दोस्त की प्रोफाइल अलग अलग देखनी पड़ती थी। न्यूज फीड ने सब कुछ बदल दिया। यूजर्स को शुरू में यह पसंद नहीं आया। उन्होंने विरोध किया, इसे डरावना कहा, उन्होंने इसे घुसपैठिया कहा। रिएक्शन बहुत तगड़ा था, लेकिन मार्क अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने फीचर को समझाते हुए एक ओपन लेटर लिखा। उन्होंने बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल का वादा किया। यह सुनने के साथ साथ लीड करने का एक मास्टर क्लास था। एक और अहम पल, सितंबर 2006 में फेसबुक को सबके लिए खोलना। शुरू में यह सिर्फ यूनिवर्सिटी ईमेल वाले यूजर्स तक ही सीमित था। उस एक्सक्लूसिविटी ने इसे कंट्रोल तरीके से बढ़ने में मदद की, लेकिन अपनी असली क्षमता तक पहुंचने के लिए इसे पूरी दुनिया के लिए होना था। इस फैसले ने अरबों में तेजी से ग्रोथ की नींव रखी। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, मार्क सिर्फ एक प्रोडक्ट विजनरी नहीं थे। उन्होंने 2012 में $1 बिलियन में इंस्टाग्राम खरीदने का फैसला किया। कई लोगों ने सोचा कि यह कीमत पागलपन है, लेकिन मार्क ने फ्यूचर देखा। उन्होंने मोबाइल और विजुअल कम्युनिकेशन की तरफ बदलाव को पहचाना। बड़ी चीजें अक्सर छोटी शुरुआत करती हैं, एक डॉर्म रूम में, एक गैरेज में,